सैम सैम कर्नाटका में बगलकोट विलेज में रहता है और ये हादसा तब हुआ था जब सैम 8th क्लास में था। फिलहाल सैम इंजीनियरिंग कर रहा है। इसका मतलब जब ये हादसा हुआ था उसको हुए कई साल हो गए हैं। सैम के जो दादाजी थे उनकी 2 पत्नियां थी। तो जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी वो सैम की रियल ग्रैंड मदर थी। बट जब सैम के डैड छोटे ही थे तभी उनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। एंड आफ्टर दैट थोड़े ही साल बाद दादाजी ने फिर से शादी कर ली होती है और जो उनकी सेकंड वाइफ होती है वो सैम का बताना है कि कुछ खास अच्छी थी नहीं। वो सैम के डैड से हमेशा बिना बात के ही चिढ़ती थी। बड़े थे तो बार बार उन्हें सुनाती थी, बार बार डांटती थी सैम के डैड को। कई बार तो उन्हें मारा भी है सैम के डैड को, वो भी बिना मतलब के। बस एक फ्रस्ट्रेशन होती थी और उनके लिए सैम के डैड वो फ्रस्ट्रेशन उतारने का एक माध्यम थे, एक ज़रिया थे, जिसको जब भी उनका मूड ख़राब होता था तो आके सैम के डैड को मारने लग जाती थी। कभी कुछ काम नहीं कर रही, उन्हीं से ही काम करवा रही है, इस टाइप की वो थी। तो 2000 में सैम के डैड की शादी हो जाती है। जो सैम का वहाँ पे घर था वो काफ़ी पुराना है, वो 95 साल पुराना घर था। तो उसमें 2 इमारत होती थी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो जब सैम के डैड की शादी होती है तो जो सैम की मॉम और जो सैम की डैड होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर में रह रहे होते हैं और जो सैम की वो दादी होती है वो नीचे वाले फ्लोर में रह रही होती है। सैम का जब बर्थ होता है तब भी सेम ही पैटर्न से वो रह रहे होते हैं और जो सैम के डैड और मॉम होते थे वो बिल्कुल भी बात नहीं करते थे सैम की दादी से। तो अब जब सैम 6th क्लास में आ गया था तब जो दादी जी थी उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो सैम की मॉम वहाँ अचानक से डर जाती है। पता नहीं किस लिए बट उन्हें ऐसा डर लगने लग जाता है वहाँ पर। तो सैम के जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे वैसे भी कोई रहा नहीं है और ये घर भी बहुत पुराना है, तो एक काम करते हैं बेंगलोर शिफ्ट होते हैं, एक नई लाइफ शुरू करेंगे। और इसी वजह से सैम पेरेंट्स के साथ बेंगलोर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे एक रेंट में घर लिया होता है जहाँ पे वो रहने लग जाते हैं। इन 2 साल में सैम का स्कूल बदल गया होता है और सैम के जो डैड होते हैं वो वहाँ पे अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं, जिधर उन्हें शुरू में काफ़ी अच्छा चल रहा होता है बिजनेस। पहला जो साल होता है वो तो काफ़ी मुनाफे में जाता है और सैम की भी अच्छी पढ़ाई चल रही है, वहाँ पे अच्छे खासे दोस्त बन गए, अच्छा खासा स्कूल मिल चुका है, तो काफ़ी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो चुका था पूरे घर का भी और सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा था। कि 1 साल बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू होता है। सैम के जो डैड का बिज़नेस जो कि अभी तक अच्छा चल रहा था वो अचानक से चीज़ें वहाँ पे डूबने लग जाती है, एकदम लॉस होने लग जाता है हर जगह। और सैम की भी जो पढ़ाई चल रही होती है वहाँ पे भी सैम के कम मार्क्स आने लग जाते हैं। थोड़ा सा एनवायरनमेंट धीरे धीरे घर से ही चालू होता है और धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। और एक टाइम आता है जब सैम के डैड बोलते हैं कि अब हम काफ़ी लॉस में हैं, हमारे पास पैसे ज़्यादा बचे नहीं हैं, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हम यहाँ रेंट के घर पे नहीं रहेंगे, हम वापस बगलकोट कर्नाटका में जाएंगे और जो हमारा पुराना वाला घर था हम वहीं रह सकते हैं अभी। तो बाद में हाँ हम वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे, बट फ़िलहाल यही सही डिसीज़न होगा हम सब के लिए कि हम अपने पुराने घर में वापस जाएं। अब सैम अपने पूरे परिवार के साथ वापस कर्नाटका में अपने उस घर में चले जाता है। जब वहाँ पर जाते हैं तो 2 साल से वो घर बंद होता है, तो वहाँ पे बहुत धूल, बहुत गंदा हुआ पड़ा होता है। तो सबसे पहले तो सैम के डैड क्या करते हैं, क्लीनर बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप ये घर प्लीज़ क्लीन कर दीजिए, कुछ दिन में हम यहाँ रहेंगे। तो वो वैसे ही करता है, क्लीनर आता है, वो मुश्किल से 1 दिन लगता है उसे पूरा साफ़ करने में। और जब वो सब कुछ साफ़ कर रहा होता है तो सैम एक चीज़ नोटिस करता है कि उस घर में बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स, ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारे बैट्स वहाँ पर मरे हुए हैं, जो कि काफ़ी अजीब बात है क्योंकि घर काफ़ी टाइम से बंद ही था, 2 साल से बंद था, तो अंदर आना थोड़ा सा वियर्ड तो था। बट ठीक है, ये चीज़ें सब ने इग्नोर करी और क्लीनर एक ही दिन में सब कुछ साफ़ करके चला जाता है। एंड अब सैम, उसके डैड और उसकी मॉम वहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि जो दादी जी का रूम था नीचे वाला वो ये बंद ही रखते हैं, वहाँ पे ना कोई जाता है ना कोई आता है, बस वो एक ताला लगा के बंद रखा है। और अब सब वहाँ पर रह रहे हैं कि अचानक से सैम के डैड को वापस बेंगलोर जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें कुछ काम आ जाता है। तो अब उस घर में सैम और सैम की मॉम रह रही है। कुछ दिन काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं, नॉर्मल जो रूटीन होता है सब वही कर रहे हैं, सैम जा रहा है, पढ़ रहा है और मॉम अपना काम कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कि एक रात को क्या होता है कि सैम और उसकी मॉम सो रही है। सैम को नींद नहीं आ रही होती, तो सैम ऐसे जगा हुआ है और सैम की मॉम पूरे दिन काफ़ी थक गई थी तो वो बहुत जल्दी सो ही जाती है। तो अब रात के करीबन 1 या 1:30 बज रहा होगा कि सैम को आवाज़ आने लग जाती है अचानक से किसी के चलने की। सैम जब ध्यान से सुनता है तो उसको जो वो आवाज़ आती है वो और कहीं से नहीं बल्कि दादी जी के रूम से आ रही होती है।
अब सैम थोड़ा डर जाता है कि उस रूम से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है, कि तभी उसे और आवाज़ आती है। उसको आवाज़ आती है कि दादी जी के रूम में सिर्फ कोई चल नहीं रहा, बल्कि वहाँ पे कोई बातें भी कर रहा है। और थोड़ी सी देर और होती है कि सैम को और आवाज़ आती है अलग टाइप की, जैसे कि दादी के रूम के अंदर जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद नीचे गिर रही है। तो चीज़ों के गिरने की, किसी के कुछ बोलने की और कॉन्टीन्यूसली किसी के चलने की आवाज़ें, ये सब सैम को सुनाई दे रही हैं। सैम बहुत डर जाता है। सैम अपनी मम्मी को उठाता है। जैसे उसकी मम्मी उठती है, बोलती क्या हुआ, तो सैम बताता है कि मेरे को ना बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है दादी जी के रूम से। सैम की मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, वहाँ पे चूहे होंगे, वही यहाँ से वहाँ चल रहे होंगे, उन्हीं की वजह से चीज़ें गिर रही होगी। तो गाँव में चूहे होना थोड़ा नॉर्मल है, कि अच्छा ठीक है। तो सैम की मम्मी यही बोल के बोलती है कि ठीक है अब तुम सो जाओ और मेरे को भी सोने दो, रेस्ट करो, कल सुबह फिर से हमें काम करना है। जैसे ही सैम की मम्मी सोती है, सैम तो अब सोया नहीं होता, उसको तो डर लग रहा है कि थोड़ी देर में सैम को वापस वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। सैम फिर से अपनी मम्मी को उठाता है कि उठो उठो उठो, अब मेरे को वापस वो आवाज़ें आ रही है, आप भी सुनो। वेल जैसे ही सैम की मॉम उठती है, वो आवाज़ें आना बंद हो जाती है। सैम की मम्मी बोलती है क्या हो गया है तुझे, तू क्या क्या सुन रहा है, क्या हो रहा है तुझे। तो सैम काफ़ी डरा हुआ है, वो बोलता है आप एक बार प्लीज़ डोर के बाहर देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है, मतलब किसी के चलने की बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। सैम की मम्मी वही नींद की हालत में उठती है, डोर खोलती है, देखती है बाहर कोई भी नहीं होता। मम्मी वापस आती है और बोलती है सो जा, मज़े मत ले, अभी ये कोई टाइम नहीं है मजाक करने का, सो जाओ। तो सैम और उसकी मम्मी वापस सो रहे हैं कि अब रात के 1 घंटे बाद 2:30 बज जाते हैं। तो जैसे 2:30 या करीबन 2:30 के आसपास ही कुछ टाइम हो रहा होता है कि सैम को वापस आवाज़ आने लग जाती है। और इस बार ऐसा है कि दादी जी के रूम में कोई नॉक कर रहा है, ठक 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 ठक, और काफ़ी ज़ोर से कर रहा है। जैसे ही सैम को ये सुनाई देता है, सैम फिर से डर जाता है और सैम फिर से उठ के फिर मम्मी को उठाने लग जाता है, मम्मी 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 आवाज़ आई करके। छोटा सा है सैम, 6th क्लास में, तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उसे जब भी डर लगेगा वो अपनी मम्मी को ही उठाएगा। जैसे ही होता है मम्मी फिर से उठ जाती है। मम्मी उठ के फिर उसे बोलते हैं क्या हो गया। सैम बोलता है आप प्लीज़ थोड़ी देर मत सोना, थोड़ी देर जाग लो, आपको भी सुनाई देगी क्योंकि मुझे भी सुनाई दे रही है। सैम की मम्मी बैठ जाती है और बोलती है अच्छा ठीक है मैं सुनती हूँ। करीबन 20 मिनट हो चुके हैं और कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। तो अब सैम की मम्मी सैम को डांटने लग जाती है कि देख ये प्रैंक करने का टाइम नहीं है, ये मज़े मत ले, अब बहुत हो गया, 1-2 बार ठीक था, अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो अब सो जाओ चुपचाप और कल सुबह उठना है जल्दी। ऐसा बोलकर सैम की मम्मी वापस सो जाती है और सैम को भी ज़बरदस्ती ऐसे सुला देती है कि सो जा चलो। सुबह होती है। सुबह भी सैम काफ़ी डरा हुआ है, बट सैम की मम्मी बिल्कुल उस पर बिलीव नहीं कर रही, क्योंकि सैम की मम्मी ने खुद उठी थी, साथ में बाहर जाके देखा था, हर चीज़ करी है, बट उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। तो उन्हें यही लग रहा था कि या तो सैम को ऐसे कुछ इमेजिन हो रहा है या तो सैम मजाक कर रहा है। और ऐसे ही 8 दिन बीत जाते हैं। 8 दिन तक अब कुछ भी नहीं होता। सैम को भी अब अपनी यादें, मतलब हल्की हल्की सी याद है कि हाँ कुछ ऐसे आवाज़ आ रही थी, बट अब सैम को भी ऐसा लगने लग जाता है कि शायद वो मेरा भ्रम ही हो, क्योंकि 8 दिन से कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ एकदम नॉर्मल ही था। लेकिन 8 दिन बाद जो होता है वो सैम को आज तक याद है। जो 9वीं रात होती है, उस रात को सैम नॉर्मली अपनी मॉम के साथ वापस सो रहा था कि पहली बार सैम को स्लीप पैरालिसिस होता है। सैम नॉर्मल सोया है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई तो फिगर उसके पास आ गया और उसकी छाती में बैठ गया, और अब सैम हिल भी नहीं पा रहा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। सैम कैसे तो करके उठता है, और जब उठ जाता है तो उसे समझ आता है कि अच्छा ये जो हुआ था उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। सैम को ऐसा लगता है कि ठीक है ये चीज़ें हो सकती है, नॉर्मल हो, क्योंकि कहते हैं तुम सोते हो तो ऐसे हाथ जब अपने छाती में रख देते हो या कुछ, तो वो स्लीप पैरालिसिस के फॉर्म में मतलब वैसा बन जाता है, तो अब कभी भी अपने हाथ ऐसे छाती में नहीं रखने चाहिए। तो सैम को लगता है ठीक है ऐसा शायद मैं इस पोजीशन में सो गया हूँ। बट हद तब होती है जब ये चीज़ सैम के साथ कॉन्टीन्यूसली होने लग जाती है। तो 10 दिन तक सैम को रोज़ स्लीप पैरालिसिस होता था, और रोज़ उसको एक ही फिगर दिखता था जो कि उसकी छाती में आकर उसके कान में कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा होता है। और जब ये रोज़ होने लग जाता है तो सैम को अब डर लगने लग जाता है, इतना कि सैम अब लाइट ऑन रखता था। अब वो रात को सोता ही नहीं था, वो मम्मी से लड़ लेता था कि नहीं मुझे लाइट ऑफ़ नहीं करनी, आप प्लीज़ ऑन रखें करके। और सैम की मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी अपनी बेटे को लेकर कि इसको हुआ तो हुआ क्या एकदम से। तो जो 20वां दिन होता है, सैम ने लाइट्स ऑन रखी है, सैम सो नहीं रहा, क्योंकि सैम को लगता है अगर मैं सोऊंगा तो मुझे वापस स्लीप पैरालिसिस होगा, और उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और सैम अभी बस बैठा हुआ है, तो सैम को वापस आवाज़ें आने लग जाती है, वही आवाज़ें जो सैम को दादी जी के रूम से आती थी, किसी के चलने की, किसी के बुलाने की, चीज़ें गिरने की और नॉक करने की। ये 4 आवाज़ें उसे वापस आने लग गई, और अब सैम को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इस दौरान क्या होता है कि जो सैम की मॉम होती है ना, अब उन्हें भी पता होता है कि उनके बेटे को स्लीप पैरालिसिस हर दिन हो रहा है, तो वो ऐसे बीच में रात को
उठ उठ के मतलब चेक करती रहती थी कि सैम ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं उसे, वो ठीक है, उसे कुछ स्लीप पैरालिसिस तो नहीं हो रहा। तो उनकी भी थोड़ी आदत हो गई थी कि बीच रात में ऐसे उठ के एक बार देख लेना। और जब ये आवाज़ें आ रही होती है तब सैम की मॉम सैम को चेक करने के लिए उठती है और उनको भी ये आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे ही सैम की मॉम को ये आवाज़ें सुनाई देती है वो एकदम बैठ जाती है और वो सैम को ऐसे पकड़ लेती है। सैम बोलता है देखा देखा आवाज़ें आ रही है, मैं सच बोलता था, मैं झूठ नहीं बोलता था आपसे। सैम की मॉम बोल रही है हाँ हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चुप रहो, तुम डरो मत, तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं हूँ ना, ऐसे बोल के पूरी रात निकल जाती है और इन्हें वो पूरी रात आवाज़ें आ रही होती है। जैसे ही सुबह होती है सैम की मम्मी जो सबसे पहला काम करती है वो करती है पंडित जी को बुलाने का। जब पंडित जी घर पर आते हैं, एंटर करते ही वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी आत्मा का वास है। वो सैम की मम्मी को बोलते हैं कि यहाँ किसी आत्मा का वास है और काफ़ी बुरी आत्मा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आत्मा है वो। सैम की मम्मी बोलती है तो अब क्या करा जाए। तो पंडित जी बताते हैं कि यहाँ पर हवन करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हवन कराया जाता है उस घर पे। पंडित जी आते हैं, पूरा हवन करते हैं और सैम की मम्मी के हाथ में कुछ धागे बांधते हैं और बोलते हैं कुछ दिन तक ये धागे उतरने नहीं चाहिए। तो जब ये सब हवन हो जाता है तो जब पंडित जी जा रहे होते हैं, सैम और सैम की मम्मी उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं, तब कुछ पड़ोसी वहाँ पर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आप ये सब हवन क्यों करा रहे थे, कोई स्पेसिफिक रीज़न था क्या। सैम की मम्मी वहाँ सबको बताती है कि हाँ कुछ ऐसा आवाज़ें आ रही थी या, और पंडित जी ने बताया यहाँ किसी आत्मा का वास है, ये सब तो हवन हमने कराया है तो अब ठीक है। तो जो पड़ोसी होते हैं वो सैम की मम्मी को बताते हैं कि 2 साल पहले जब आप छोड़कर चले गए थे और ये मतलब पूरा घर बंद हो गया था, तब हम सबको यहाँ घर से बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे कि कोई औरत हंस रही है, जैसे कि कोई चल रहा है, और जब भी कोई इसके ऐसे क्रॉस करता था तो ऐसा लगता था कि कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कि घर के अंदर आ जाए। और वो पुकार भी ऐसी नॉर्मल पुकार नहीं होती थी, ऐसा समझ लो किसी ने हिप्नोटाइज़ कर दिया हो। अगर तुम वो अच्छे से सुन लो तो तुम खुद व खुद उस घर के पास चलने लग जाओगे। तो ये सब पड़ोसी सैम की मम्मी को बताते हैं। वेल हवन के बाद सैम का बताना है कि अब वो घर बहुत नॉर्मल है, अब वहाँ पे कुछ नेगेटिव फील नहीं होता, वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती। और सैम के डैड को भी जब ये सब पता चलता है तो वो भी मतलब कुछ ही दिन में वापस बेंगलोर से कर्नाटका आ जाते हैं और इन्हीं के साथ रह रहे हैं। तो फ़िलहाल सैम मतलब अब वहाँ से इंजीनियरिंग भी कर रहा है। तो इतना काफ़ी टाइम हो चुका है उस घर में और अभी तक सैम को कुछ फील नहीं हुआ है। एंड नाउ एवरीथिंग इज़ ओके देयर। अब उस घर में बहुत हलचल है, सबका आना सबका जाना, और सैम अपने दोस्तों को लाता है, सब खेलते हैं, पड़ोसी आते हैं, सब वहाँ बैठ के हंसी मजाक करते हैं। तो या वो घर में अब काफ़ी ज़्यादा हलचल है। पर वो जो दादी जी का रूम था वो अभी भी नहीं खुला है, वहाँ पे अभी भी ताला लगा हुआ है और उसको एक गोदरेज की अलमारी से बंद कर दिया गया है, क्योंकि सबको लगता है कि कभी अगर वो खुला भी तो हमें फॉर अ सेफ्टी वहाँ पे कुछ रखना चाहिए। वेल आई होप कि वो दरवाज़ा कभी ना खुले, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो सैम अगला पार्ट हमें ज़रूर बताना। मैं यहाँ बैठा था पढ़ने, तो इधर इसके पीछे है ना, इसके पीछे एक डोर है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी मेरे को। यहाँ अभी हमने इसको कवर कर दिया है, इस गोदरेज को। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर आकर। तो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।